Hello, my dear students. Today we are going to understand the topic electric flux. This topic taken from electrostatics chapter of 12th physics. Okay, students. तो स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम आपसे बताना चाहेंगे, आपसे उम्मीद करते हैं कि हमने आपको अभी तक जितने भी वीडियोस प्रोवाइड किए हैं वे वीडियोस आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हुए होंगे या हो रहे होंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स। किसी भी तरह की अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके अपने डाउट्स को, चीज़ों को पूछ सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड का एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, या बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। कौन? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने का सबसे बढ़िया और सबसे बोल सकते हैं कि जनरल जो हमारा फॉर्म होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। स्टूडेंट्स क्लियर टू एवरीवन? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में तो ये बातें हो गई भी। ठीक है, हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें दो तरह की हो सकती हैं। किसी सरफेस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या किसी प्लेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के बहुत नियर हो तो कहते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर एक दूसरे से फार अवे हैं, बहुत दूर दूर है, ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर वेरी नियर टू द ईच अदर then the electric field will be very strong. Okay students, if the electric field lines are far away to each other, there the electric field is to be weak. Okay students, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग तब होगा जब फोर्स लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास हो। स्ट्रॉन्ग वीक तब होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस दूर दूर हो। क्लियर टू एवरीवन? चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक कोई सरफेस है, ठीक है ना, कोई सरफेस है, मान लो कि ये नॉन प्लेनर सरफेस है। कैसा सरफेस है? नॉन प्लेनर सरफेस। ऐसा ये एक हमारे पास सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस आपके पास है। अब ये नॉन प्लेनर सरफेस है तो मैं इस सरफेस का कोई सा एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा ना, तो कैसा होगा? प्लेन होगा। वो एलिमेंट कैसा होगा? प्लेन होगा। इस नॉन प्लेनर सरफेस पर अगर मैं किसी छोटे से इस एलिमेंट इसके किसी एक एलिमेंट की बात करूं, डिस्कस करूं, तो कैसा होगा? बोल सकते हैं प्लेन होगा। आप सोचिए ना, एक स्टोन, आपको एक पत्थर दे दिया जाए और पत्थर नॉन प्लेनर हो, ठीक है ना, तो उसका एक छोटा सा पार्ट अगर आप निकालेंगे तो आपको कैसा मिलेगा? प्लेन मिलेगा। ठीक है ना? क्लियर टू एवरीवन? देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से क्या कर रही हैं, मान लो ए इंटर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये जा रही हैं, ये सब की सब सरफेस में इंटर कर रहे हैं। आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, आपके दिमाग में थिंकिंग व्यूज आपकी इस तरह से होने चाहिए, हो भी सकते हैं। क्लियर टू एवरीवन? देखिए ये रहा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस में इंटर की, और इसके बाद क्या की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं? बाहर निकल रही हैं, सरफेस से बाहर निकल रही हैं। ये ठीक है ना? थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे मैंने इसका एक छोटा सा एलिमेंट लिया, इसका सरफेस पर भी मैंने क्या किया, छोटा सा एलिमेंट लिया। ये कैसा है? प्लेन है, जबकि हमारा ओवरऑल सरफेस कैसा है? नॉन प्लेनर है। इस सरफेस पर ठीक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा। कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा। हाँ जी, बिल्कुल होगा। अगर ये ऐसा हुआ तो हम कह सकते हैं कि जी ये इसकी सरफेस, टोटल सरफेस, ये इसकी एक सरफेस, सरफेस एलिमेंट, ये पूरे होल सरफेस का एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट, ठीक है ना, और ये छोटे सरफेस के लिए टोटल सरफेस। अगर मैं बोलूं कि इसका ये एरिया वेक्टर है, क्या है इसका? ये इसका एरिया वेक्टर है। ये इसका क्या है? एरिया वेक्टर है, और ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है।
तो हम बोल सकते हैं कि जी ये एरिया वेक्टर, चलो एलिमेंट है, एरिया एलिमेंट है, तो मैं इसको डीए वेक्टर लिख सकता हूं। जबकि ये एरिया सरफेस एरिया एलिमेंट है तो मैं इसको डीए लिख सकता हूं, पर वेक्टर क्वांटिटी इसलिए डीए वेक्टर लिखा। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। और आपको पता भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। थोड़ा समझिएगा फिर से क्या, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस में इंटर कर रही हैं उस समय फ्लक्स निगेटिव होता है। मैं बोल सकता हूं यहां तक के लिए फ्लक्स निगेटिव है, पर जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, सरफेस को लेफ्ट कर रही है, छोड़ रही है, बाहर निकल रही है, तो उस कंडीशन में फ्लक्स क्या है, पॉजिटिव। उस कंडीशन में फ्लक्स क्या है, पॉजिटिव। जान लीजिएगा फिर से क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस में इंटर करती हैं तो फ्लक्स निगेटिव होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस को लेफ्ट करती हैं, सरफेस से बाहर निकलती हैं, जिस समय निकलती हैं उस समय फ्लक्स कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर टू एवरीवन। और समझिए फिर क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है किसी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं उनका एक काउंट होता है, उनका एक कैलकुलेशन होता है। The number of electric force lines passes through to the any surface, that is called electric flux. किसी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास की, इसको बताइए आप, तो किसकी बात की गई होगी, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। क्लियर टू एवरीवन। देखिए कैसे, इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को शो करते हैं फाई से। किससे शो करते हैं, फाई ई से। देख लीजिएगा, ये फाई ई से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, फाई ई से। किसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये भी आप जानिएगा, ठीक है ना। देखिएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये आपका कौन है, सरफेस इंटीग्रल, एरिया इंटीग्रल भी बोल सकते हैं इसको हम। और ये क्या है, ई डी ई डी ए वेक्टर, ई क्लियर टू एवरीवन, ये अपना है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से फाई ई डी ए, अब देखा जाए तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। अब मैं बोलूं कि एक और मैं किसी इनक्लोज सरफेस के बारे में एज्यूम करूं, एक इनक्लोज सरफेस के बारे में एज्यूम करूं। मान लिया आपके पास ये सरफेस है, इनक्लोज सरफेस, और इस पर आपने इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस को या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इंटर करा दिया, और यहां से आपने इनको बाहर निकाल दिया, ये निकाल दी भाई, और ये बाहर निकल रही फील्ड लाइंस ये, और इन्होंने एंट्री ली है इसके भीतर ये, और इस पर आपने कोई छोटा सा एलिमेंट ले लिया जी, बिल्कुल लिया। अब देखा जाए तो इस जगह पर अगर मैं बोलूं ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैं बोलूं ये भाई एरिया वेक्टर है, कौन है, इसका एरिया वेक्टर है, ये डीए वेक्टर। और ये दोनों एक दूसरे से कितना एंगल बना रहे हैं, मान लो थीटा एंगल बना रहे हैं। कितना बना रहे हैं, थीटा एंगल। और ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस कंडीशन में अगर इनके बीच का एंगल थीटा है तो हम कह सकते हैं जी ये तो होगा क्या, आप ई को बाहर ला सकते हैं, या तो इस तरह से लिख दीजिए, आप लिखोगे ये क्या, ई डी ए कॉस थीटा, दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट, ई डी ए कॉस थीटा। क्लियर। अब आप यहां से ई को बाहर लिख सकते हो और डी ए को अंदर ही छोड़ो, यहां एरिया वेक्टर आप लिखेंगे, सरफेस एरिया इंटीग्रल ए, और ये डी ए कॉस थीटा भी आप लिख सकते हो, या अब आप इसको लिख सकते हो, थोड़ा कॉस थीटा को भी हमें बाहर ही लिखना चाहिए, ई कॉस थीटा हम बाहर लिखें, ठीक है। और फिर क्या, डीए को इस तरह से लिख सकते हैं, डीए को ये, और आपको पता होगा कि ये डीए क्या है, एक छोटा सा एरिया एलिमेंट है। टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, ए होगा, कितना होगा, ए के इक्वल। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं फिर, तब आप भाई लिख सकते हो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, ठीक है ना। सबको आया समझ में, किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।
तो अभी तक हमने जो भी बात की किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, और फार्मूला हो गया फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। थीटा क्या है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। ओके स्टूडेंट्स, I hope you will be understand this topic very well. Thank you.